जय हिंद साथियों। तो आज मैं एक ऐसी क्लास का आगाज कर रहा हूं जहां से बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सवाल गारंटी के साथ साथियों फंसेंगे। ये 100 नंबर का पूरा मॉडल पेपर है, यानी कि इस क्लास में 100 सवाल होंगे। कैसे? जैसे आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में 16 जुलाई के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल वही पैटर्न है, उसी टाइप के साथियों सवाल है। तो अपनी 16 जुलाई की परीक्षा से पहले पहले साथियों इन सभी सवालों को देख लीजिए, क्योंकि गारंटी के साथ साथियों सवाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के 10 सवाल होंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, जैसे बिहार जीके हो गया, विज्ञान हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश हो गया और साथियों मैथ, सब कुछ देखेंगे। पूरे साथियों मॉडल पेपर का हल है ये। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे मैंने घर जाना था, इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो यहां पर मैंने थोड़ी ना होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था साथियों? मुझे घर जाना है, ये होना चाहिए था। तो दिक्कत कहां पर? मैंने में, यानी कि मैंने ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहा जाता है? उसको दुर्गम तो नहीं कहेंगे, उसको दुर्लभ कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है। आपसे अगर पूछा जाए कि जो कठिनाई से मिलता है तो उसको दुर्लभ कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अनिल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अनिल का मतलब होता है साथियों हवा, और अनल की अगर बात करें, अनल का मतलब साथियों क्या होता है? आग। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें हवा और आग लिखा हो। हवा और पानी लिखा है, आग और पानी लिखा है, गलत। अग्नि वायु, यहां पर वायु और अग्नि आपका आंसर हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। साथियों, अगर आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है साथियों किसी वजह से, तो मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं साथियों, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका पेपर साथियों बड़े आराम से क्रैक हो जाएगा। आखिर इन पीडीएफ में क्या है ये मैं आपको साथियों बता देता हूं पूरी रणनीति से। देखिए, आपको 3 पीडीएफ दी जाएगी। पहली पीडीएफ आपको जो दी जा रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ये 10 मॉडल पेपर में क्या है साथियों? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चंस के ऐसे 10 मॉडल पेपर हैं जिन पर आपकी, ये समझ लीजिए, शिफ्ट यहां से लगभग कुछ नहीं 70% आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें हर एक चीज है, जिस टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है उस हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर कवर अप किया गया है। अच्छा, दूसरी पीडीएफ में मैं आपको बता दूं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का साथियों पिछली साल आपका पेपर हुआ था ना साथियों, उन पेपर्स के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर हर बार नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, वो पुराने पेपर में से साथियों डिक्टो क्वेश्चन निकाल लेता है और वही साथियों प्रिंट करा देता है। तो ये अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो यहां से आपके बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर अपना एक अहम रोल निभाएगा साथियों इस बार भी। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं साथियों एमसीक्यू फॉर्म में, बहुविकल्पीय टाइप से 1000 क्वेश्चन। मैं कहूंगा अगर 1000 क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे तो जितने भी साथियों 10 से 12 सवाल करंट अफेयर के आएंगे वो यहीं से आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है और उसके नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, और उससे संबंधित जो 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड पर 45 रुपए का जब आप पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मैं कहूंगा साथियों अगर आपकी तैयारी कम है तो इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग देखकर चले जाना, पेपर आपका साथियों बड़े ही आराम से क्रैक हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या उसके अलावा टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर भी आप साथियों इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं 45 रुपए में। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से साथियों तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। मैं कहूंगा साथियों ये तीनों शब्द जो है ना साथियों ये तत्सम शब्द है। कैसे? ये तत्सम शब्द है, लेकिन अचरज शब्द जो है ना ये आपका तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम मैं आपसे कहूं तो क्या होगा? तो साथियों आश्चर्य होगा। क्या होगा साथियों? आश्चर्य होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, करके लिखावट में प्रत्यय साथियों क्या है? तो लिखावट की अगर बात करें यहां पर आवट प्रत्यय हो जाएगा। क्या आवट प्रत्यय हो जाएगा? आंसर आपका डी होगा। कह रहे पराजय में उपसर्ग बताइए क्या होगा? तो पराजय में साथियों देखिए परा अलग हो जाएगा, जय अलग हो जाएगा, यानी कि परा जो होगा वो साथियों उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? तो अनुपम की अगर बात करें, अनुपम को स्वर्गीय नहीं कहा जाता है, लौकिक नहीं कहा जाता है, पार्थिव नहीं कहा जाता है, अनुपम को साथियों अद्वितीय कहा जाता है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहे कलिंदी का एक पर्यायवाची इनमें से है, वो कौन सा है बताइए? तो कलिंदी को सरस्वती नहीं कहते
कहते, लक्ष्मी, गंगा नहीं कहते, यमुना कहा जाता है, यानी कि यमुना का यह पर्यायवाची होता है साथियों कालिंदी। अगला सवाल कह रहे कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, मुझे बताइए। तो महोत्सव शब्द की अगर हम बात करते साथियों, महाधन उत्सव, ये कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर साथियों बी में लिखा, और यही आपका आंसर है। इसमें कौन सी संधि है ये आप लोग एक बार साथियों कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपके कमेंट को देखूंगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है साथियों, यहां पर कौन सा है, फटाफट बताइए। अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है, तो साथियों अस्पृश्यता की अगर बात करें तो जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है साथियों अस्पृश्यता। तो ये हिंदी के साथियों 10 सवाल हो गए। अब उसके बाद साथियों और सब्जेक्ट के आप लोग यहां पर सवाल देखते रहिए, आपकी तैयारी इतनी तगड़ी करवा दूंगा साथियों कि आपका कोई सानी नहीं हो सकता, कोई मुकाबला आपका नहीं कर सकता बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। आप किसी को हरा सको ना हरा सको ये बात अलग है, आपको जिता दूंगा साथियों मैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, इस एग्जाम में मैं आपको जिता दूंगा। चलिए तो अब अगले नंबर के सवाल देख लीजिए। कह रहे कि किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता ये बिहार में सक्रिय था। तो ये साथियों किस आंदोलन के दौरान था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये साथियों आजाद दस्ता ये बिहार में सक्रिय था, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेज दिया गया था। तो किस जेल में भेज दिया था साथियों, बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए कह रहे कि हो मुंडा विद्रोह, क्या हो मुंडा विद्रोह ये कब हुआ था। तो ये साथियों 1620 के दौरान तो नहीं हुआ था, 1820-1821 के दौरान हुआ था। कौन सा विद्रोह, हो मुंडा विद्रोह, ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है कह रहे कि 1899-1900 के दौरान के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो मुंडा क्रांति का नेता अगर आपसे पूछा जाए तो बिरसा मुंडा थे, बहुत फेमस है ये बिरसा मुंडा साथियों, ये मुंडा क्रांति के नेता थे, ये आपको याद रखना है। और मुंडा क्रांति कब हुई थी, 1899-1900 के दौर में हुई थी। अगला सवाल कह रहे कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था। तो किस अंग्रेज को हराया था, मेजर बोरो कमांडर को साथियों हरा दिया था, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो तक्षशिला की अगर हम बात करें तो साथियों तक्षशिला आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला ही था। महात्मा गांधी के पहले के काल की तुलना में बिहार में राष्ट्रीय सक्रियता का अभाव किस बात से अभाव में देखा जा सकता है। तो किस बात से साथियों देखा जा सकता है, एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन या वर्चस्वाली मध्यम वर्ग। तो अगर ये सवाल आता है तो साथियों एकीकृत समुदाय आप लोग लगा देंगे। अगला देखिए कह रहे कि सारण सिंचाई नहर ये किस नदी से निकलती है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो मैं कहूंगा गंडक नदी से निकलती है, यानी कि सारण सिंचाई नहर जो है ना साथियों ये गंडक नदी से निकलती है। उसके बाद देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। तो मार्च 1929 में ही साथियों बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1942 में महात्मा गांधी जी और उनके साथियों में पकड़े जाने के कारण बिहार में दंगे भड़क उठे, जिससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई। सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला उस समय हुआ था। तो किस जिले की बात चल रही है साथियों, मुंगेर, पटना, गया, शाहबाद। मैं कहूंगा मुंगेर की यहां पर बात चल रही है, मुंगेर आपका राइट आंसर। एक बार सवाल को और पढ़ेंगे आप लोग और जवाब एक बार और पढ़ेंगे ताकि आपके मनोमस्तिष्क में बहुत अच्छे तरीके से साथियों ये चीजें स्टोर हो जाए, है ना। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन चैनल पर आप हमारे नए हैं तो आप इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों इस चैनल को, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी अभी दिन बचे हैं ये समझ लीजिए इस चैनल से अगर आप लगे रहे तो मेरा मानना है जितना कंटेंट मैं आपको दे दूंगा उतना कंटेंट अगर आप साथियों पढ़ लेंगे तो आपका ये पेपर क्रैक हो जाएगा। भले लिस्ट में नीचे आपका नाम आए लेकिन नाम आपका साथियों जरूर आएगा। चलिए तो अब बात करते करें कि होयसल, है ना, होयसलेश्वर मंदिर की जब हम बात करें तो ये कहां पर है साथियों आपको बताने। क्या ये तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। बिल्कुल साथियों ये कर्नाटक में है होयसलेश्वर मंदिर। अगला सवाल कह रहे कि कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है। तो कंदरिया देव महादेव मंदिर साथियों कहां पर है, खजुराहो में। कहां पर है साथियों, खजुराहो में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है, एक तरीके से शहर की बात करें तो साथियों नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है, अक्षरधाम मंदिर। उसके बाद देखिए म्यांमार की राजधानी आपसे पूछी जा रही है तो म्यांमार की राजधानी साथियों नयापिडो है। क्या है, नयापिडो, ये म्यांमार की राजधानी है, ये आपको याद रखना है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, आयरलैंड की राजधानी मुझे बता दीजिए। तो आयरलैंड की अगर बात करें तो आयरलैंड की राजधानी साथियों डबलिन है। हर एक टॉपिक से सवाल लिए हैं, स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक से सवाल लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो मैं कहूंगा कनाडा की राजधानी ओटावा है, आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी साथियों आपसे पूछी जा रही, फटाफट मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे न्यूजीलैंड की राजधानी साथियों वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है, वेलिंगटन जिनका भी आंसर है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहे कि इनमें से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है। तो इस सवाल जवाब की अगर बात करें, सवाल बहुत शानदार है। एक पक्षी होता है साथियों ड्रोंगो, क्या ड्रोंगो इस पक्षी का नाम है, और पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है। अगला सवाल देखिए, आप लोग कह रहे कि गोडावड़ को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था, बताइए। तो कब घोषित किया गया था, 1981 में घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और अगला सवाल देखिए, आप लोग निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र राज्य का वृक्ष है। तो महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा आम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि शिव थापा किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक या तैराकी। तो मुक्केबाजी साथियों आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि शिव थापा की अगर बात करें तो मुक्केबाजी खेल से ही संबंधित हैं, मुक्केबाजी खेलते हैं। चलिए, स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, क्या इनका नाम था साथियों, बताइए। तो इनका नाम लाला अमरनाथ था। क्या नाम था इनका, लाला अमरनाथ इनका नाम था, और ये स्वतंत्र भारत की टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि क्रिकेट में इनमें से कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, पहली स्लिप, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। तो पता साथियों क्या मिला था, कॉपर मिली थी इनको, क्या कॉपर मिली थी, यानी कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कॉपर प्राप्त हुई थी। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, लोथल है। तो बिल्कुल लोथल है, लोथल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल है, कह रहे कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो पुरा पाषाण काल में ही साथियों पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। कह रहे कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ये कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, बिल्कुल साथ, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक ही थे, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि इतिहास के आरंभिक काल को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन साथियों टॉप लेवल के एकदम लिए हैं, जो एक्सपेक्टेड साथियों आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में सवाल आ सकते हैं, उन सभी सवालों की एक श्रृंखला बना के साथियों मैंने पेश की है। क्योंकि इस पीपीटी को बनाने में, उन सभी सवालों को साथियों इकट्ठा करने में मेहनत लगती है, बिल्कुल मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को अगर आप साथियों पसंद कर रहे हैं तो एक लाइक का बटन आप लोग दबा देंगे, है ना, उसको दबा दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए, तो इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि इतिहास के आरंभिक काल को पता क्या कहा जाता है, पुरा पाषाण काल कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का स्तूप, है ना, इसकी अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था, तो काकड़म था। क्या था साथियों, काकड़म था। काकीनाड बोट भी इसको साथियों कहा जाता था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो कहां पर, मैं कहूंगा वैशाली में स्थित है, आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे साथियों, महापद्म नंद ही साथियों नंद वंश के संस्थापक थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहें कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। तो मुद्रा राक्षस नाटक की अगर हम बात करें साथियों, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। विशाख दत्त आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई। तो कालिदास द्वारा साथियों किसकी रचना की गई, कुमार संभवम की रचना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। तो अगर बात करते हैं साथियों, आदि ग्रंथ जो है ना, ये किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, तो मैं कहूंगा साथियों ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। सिख आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था, या अकबर ने अपनाया था, या शाहजहां ने अपनाया था, या जहांगीर ने अपनाया था। तो इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए,
देखिए करके शिवाजी के, है ना, महाराजा शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, मुझे बताइए। तो कौन थे साथियों, आपको ये मालूम होना चाहिए, दादाजी कोंडदेव ही महाराजा शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे और संरक्षक भी थे। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी साथियों, ये 10 फरवरी 1951 को शुरू की गई थी। बिल्कुल, भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना 10 फरवरी 1951 को ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था साथियों, स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। यह आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो किसने किया साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, मुखर्जी ने, है ना, या एम एन रॉय ने, है ना, एम एन रॉय ने साथियों, या बी एन रॉय ने। तो बी एन रॉय साथियों आपके सवाल का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कह रहे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो मैं कहूंगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है। 8वीं अनुसूची में आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 भाषाओं को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इनको प्रदान किया गया। अगला देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत साथियों, मैं कहूंगा पहले संविधान संशोधन के तहत ही भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। और पहला संविधान संशोधन ये कब हुआ, ये आपको कुल मिला के बताना है। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बताइए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर के सवाल आपके सामने है, कह रहे कि हाल ही में किसे बीसीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो साथियों किसको किया गया है, आपको ये मालूम होना चाहिए। मनु भाकर को किया गया है। राइट आंसर आपका बी होगा। देखिए करंट अफेयर के आपके कुछ नहीं साथियों 12 से 15 सवाल पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था। कह रहे कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को, अब आपसे पूछा जा सकता है कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से है। तो मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 2020 में मनु भाकर ने बीबीसी का इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। आपको ये 2024 वाला याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में कहाँ स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है। तो साथियों कहां पर किया गया है, मैं कहूंगा कहां पर किया गया, मिजोरम में। बिल्कुल साथियों मिजोरम में ही पहले स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया। अगला देखिए कह रहे कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन साथियों शीर्ष पर रहा है, सैमसंग शीर्ष पर रहा है। बिल्कुल सही, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में सैमसंग ही शीर्ष पर रहा है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत और किस देश ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। तो अगर बात करें साथियों भारत और किस देश ने, मैं कहूंगा भारत और नेपाल देश ने नए समझौते के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। उसके बाद देखिए करके गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत ये कहाँ खोला है। मुंबई में खोला है, बेंगलुरु में खोला है, नई दिल्ली में खोला है। साथियों बेंगलुरु में खोला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए कह रहे कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है साथियों, राजस्थान के अजमेर में हुआ है। कहाँ पर साथियों, राजस्थान के अजमेर में हुआ है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे अच्छा यहाँ पर है अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो एक ऐतिहासिक 10 दिवसीय सम्मेलन है ना। अगला सवाल कह रहे कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, केरल राज्य शीर्ष पर रहा है एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में। उसके बाद देखिए कह रहे कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन जो किया है वो साथियों कहाँ किया है, कौन सी नदी पर किया है। आपसे पूछा जा रहा है गंगा नदी पर, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है साथियों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिए। कहने कि हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल क्षेत्र में
कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस टर्मिनल की आधारशिला फरवरी 2021 में रखी गई थी। उसके बाद देखिए साथियों, किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया। ये जो जितने भी सवाल आप देख रहे हैं ये सारे के सारे 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप सर्च करके भी इसको देख सकते हैं। चलिए तो साथियों, झारखंड यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि झारखंड राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू किया गया। अगला सवाल कह रही कि जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो कौन रहे साथियों, शुभमन गिल जो है ना ये शीर्ष पर रहे हैं आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। तो उत्तर प्रदेश आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। तो रेखा गुप्ता को साथियों दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। अगला देखिए, किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है। तो नगेट साथियों किसने लॉन्च किया है, जोमैटो ने साथियों नगेट लॉन्च किया है। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। कह रहे कि जोमैटो ने नगेट पेश किया जो एक एआई संचालित नो कोड ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म है जिसे व्यवसायों को आसानी से संचालन बढ़ाने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल कह रही है भारत के पहले ओपन एयर और आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है, बिल्कुल साथियों नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2000, ठीक है लिखा होना चाहिए भाई, अच्छा 18 फरवरी 2014 को नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की 115 साल की यात्रा को चिन्हित करने के लिए संग्रहालय का उद्घाटन किया। चलिए खैर कोई, वैसे आपको ये चीजें ध्यान नहीं रखना है ना। ये जो मेन क्वेश्चन है साथियों, मेन क्वेश्चन ही आप लोग याद रखेंगे। इसका मुझे कंफ्यूजन लग रहा है साथियों, यहाँ पर 2025 है, 24 या 14 है, खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो भूपेंद्र यादव जी ने साथियों इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला देखिए, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो कौन सा गुण प्रभावित होता है साथियों, तरंग दैर्घ्य इसकी प्रभावित होती है। आंसर आपका सी होगा, सी नहीं बल्कि ए होगा। यानी कि किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों कंपन कहा जाता है। क्या, जब वस्तु आगे पीछे हो रही होती है या पीछे आगे हो रही तो इसको कंपन ही तो कहा जाएगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो साथियों किस प्रकार की ध्वनि तरंगे, मैं कहूंगा अप्रगामी, है ना, अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुंचता है। तो किस प्रक्रिया से साथियों पहुंचता है, मैं कहूंगा विकिरण प्रक्रिया से पहुंचता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग होता है, क्यों होता है। रक्त का रंग लाल होता है, नहीं। जानवर लाल रंग पहचान पाते, नहीं। लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, बिल्कुल सही साथियों। ये रीजन होता है कि इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होती है। तो साथियों ऋणात्मकता होती है किस तत्व में, आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको फटाफट बताना है। तो अगर फ्रांसियम की बात करें तो फ्रांसियम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से फ्रांसियम तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है, आपको ये याद रखना है कि पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि न्यूट्रॉन की साथियों खोज किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, अगर आपका जवाब चैडविक है तो आपका जवाब बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो चैडविक साहब ने ही की थी। यानी कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था साथियों, बताइए। तो रॉबर्ट जे ओपनहीमर, आइंस्टीन, एडिसन या रदरफोर्ड। मैं कहूंगा रॉबर्ट जे ओपनहीमर के द्वारा ही साथियों एटम बम की खोज की गई थी। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, भी 5-6 क्वेश्चन के बाद आप लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि साथियों अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैथ के सेक्शन में 10 में से 10 के 10 सवाल आपको बिल्कुल सही करना होंगे। इसमें एक सिंगल सवाल भी आपका कट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ऐसी तैयारी साथियों करवा रहा हूं कि 10/10 आपके बिल्कुल सही सवाल हो जाएं। तो पूरे 10 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, इनको सीखिएगा, इनको करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए
कहने के रोज़ेशिया एक आम बीमारी है जो मानव के शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो ये साथियों पता, ये त्वचा को प्रभावित करती है, रोज़ेशिया नामक ये बीमारी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो किसकी विटामिन की बात चल रही है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बन सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन B12 की वजह से सातों एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि फसल की किस्म होती है जिसका नाम होता है रास 3785? क्या रास 3785 निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म का है? तो मैं कहूंगा गेहूं की ये सातों एक फसल है ना, गेहूं की फसल की एक किस्म होती है राज 3785। उसके बाद देखिए कह रहे के भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में सातों उत्पत्ति स्थान है भदावरी भैंस का। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्रिकाजी नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है सातों? कांकरेज है। कौन सी है? कांकरेज आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें सातों मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हैं, तो इन 10 के 10 मैथ के सवालों को भी साथियों आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है साथियों, वर्ष में कितने वर्ष में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15 वार्षिक दर से? तो यहाँ पर हमें मिश्रधन भी पता है और साथियों मूलधन भी पता है। तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा, आपने एक सूत्र साथियों पढ़ा होगा क्या कि मिश्रधन यानी कि A बराबर P मूलधन 1 + R/100 की पावर T, है ना। यहाँ पर मिश्रधन है, मूलधन है, R है ना, R भी है साथियों। आपको T बताने कितने वर्षों में T का मान आपको यहाँ पर साथियों बताना होगा। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मिश्रधन कितना है साथियों? 2116 है, तो 2116 सातों मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन कितना है सातों? 1600 है ना। और 1 + R कितना है यहाँ पर? 15% बताया गया है, अपॉन 100 हो जाएगा बटे टी तो हमें ज्ञात करना है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए 5 × 15 और 5 × 2 = 10, 0 आ जाएगा। अब ये 2116 बटे 1600 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और उसके बाद साथियों क्या आपका आ जाएगा? 20 से कम 20, 20 और 3 23 बटे 20 आ जाएगा। 23 बटे यहाँ पर 20 आ गया और पावर क्या लग गई साथियों? टी लग गई। 2 से कट कर लेते, देखिए 2 चौके 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 0 आ गया। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और कट करेंगे साथियों 2 चौक 8, 400 आ गया। इसको कट करेंगे साथियों 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 नीम 18, यानी कि अब यहाँ पर आ चुका है आपके सामने 529 बटा 400 और बराबर क्या है साथियों? 23 बटा 20 है। इसकी पावर कितनी है साथियों? टी है और टी का मान आपको निकालना है। अब देखिए ये 20 का स्क्वायर है और ये 23 का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो इसको हम पता किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 23 का और 40 का ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? 23 बटा 20 का, 23 बटा 20 का यहाँ पर टी आ जाएगा। अब 23 बटा 40, और ये क्या है, एक सेकेंड, ये मैंने 40 क्यों लिख दिया? यहाँ पर तो मुझे 20 लिखना चाहिए ना। ये 20 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, तो 23 बटा 20 इधर भी है, 23 बटा 20 इधर भी है, यानी कि 23 बटा 20 से पूरा 23 बटा 20 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा टी बराबर 2, यानी कि टी बराबर जो आया है वो 2 वर्ष आया है। और यही वर्ष आपसे पूछा जा रहा था कितने वर्ष में, तो मैं कहूंगा 2 वर्ष में। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सेम टू सेम यही लॉजिक पर साथियों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इस सवाल को आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि हाँ भाई इस तरीके से इस सवाल को किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा या हानि होगी, बताइए क्या होगा। तो देखिए इस सवाल अगर कभी भी आपसे ऐसा कहा जाए कि इतनी कमीजों का क्रय मूल्य का मतलब होता है साथियों जिस मूल्य पर आपने कोई चीज खरीदी है, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है वही चीज आपने जिस मूल्य पर बेच दी है ना। तो कभी भी अगर ऐसा आए कि इतनी कमीजों का क्रय मूल्य इतनी कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा हानि, इसका सिर्फ एक ही फंडा है। देखिए क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कह सकते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। तो यहाँ पर कहा गया है कि 10 कमीजों का क्रय मूल्य, मैं कहूंगा साथियों 10 कमीजों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ये बराबर है ना साथियों, ये लिखा हो बराबर जो है किसके बराबर है? 8 कमीजों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है।
तो अब यहां से हमें सीपी और एसपी बोले तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता चल जाएगा। कैसे? सीपी लिखा, घटे में आ जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गए, ये विक्रय मूल्य हो गए, ये 8 है ना, और 8 के नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको अगर आप कट करोगे तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य सातु 5 होगा। अगर यानी कि आपने कोई चीज 4 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेच दी, तो जाहिर सी बात है सातु 1 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। इस 1 रुपए को ही आपको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है सातु 4 से कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो 25% का होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सातु अगले नंबर का सवाल है कि यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 779 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना होगा? यानी कि आपसे मूल बिल पूछा जा रहा है। देखिए 10% की कमी हो जाती है यानी कि 90% के बारे में बताया जा रहा है। तो 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपए हो जाता है, यानी कि 290% की वैल्यू 279 है। आपको मूल बिल बताना है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू बताना है। तो अगर 1% की वैल्यू हम देखें ना तो 90%, ये 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू। अब अगर इसको सातु क्या हमें 100% की वैल्यू बनाना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी और इसकी भी सातु 100 से गुणा करनी पड़ेगी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको कट करके देखिए 2790 को 9 से, है ना, तो 9 तिया 27, 9 एकम 9 हो जाएगा और जो जीरो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि मूल बिल कितना होगा? 310 होगा। 310 रुपए कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। समझ में आ गया साथों ये सवाल? ऐसे सवाल आएंगे, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। चलिए अगले नंबर का सातों सवाल आप लोग देख लीजिए और बता दीजिए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। यानी कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में वो कितना समय लेगी? समय पूछा जा रहा है ना, समय पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है सातु दूरी बटे चाल। क्या होता है सातु? दूरी बटे चाल होता है। अच्छा, कभी भी अगर आपको, है ना, कभी भी आपको ट्रेन की लंबाई दे दी जाए जो कि ये दे रखी है, और कभी भी आपको पुल की लंबाई दे दी जाए, तो दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 400 प्लस 600 हो जाएगा। ठीक है। चाल की अगर बात करें, चाल यहाँ पर साथियों किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और यहाँ पर आंसर हमें मीटर प्रति मिनट ऐसे करके मीटर प्रति सेकंड में निकालना है या मिनट में निकालना है। यहाँ पर भी साथियों ये मीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में ही कर लो, मीटर प्रति सेकंड में कर लो, है ना। चलिए, तो अगर किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से उसकी गुणा कराई जाती है। ये बात पता है ना आपको? तो 3 छंग 18, 3 दूना 6, ये आ चुका है ना। इसको अगर कट करोगे साथियों कितना आ जाएगा? देखिए जरा, ये तो 100 हो जाएगा, 100/6 यानी कि 50/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो चाल आपकी कितनी निकलेगी साथियों? 50/3 यहाँ पर निकलेगी। तो यहीं पर साथियों चाल हम लिख देते हैं 50/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर तो 1000 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, बटे 50 हो जाएगा। 50 दूना 100 हो जाएगा। 20 तिया कितना हो जाएगा साथियों? 20 तिया आपका 60 हो जाएगा, है ना। 20 तिया आपका क्या हो जाएगा साथियों? 60 हो जाएगा। और मैंने बताया था ना कि ये अब 4 मीटर प्रति सेकंड यानी कि सेकंड में समय निकला है। जब सेकंड में यानी कि 60 सेकंड जो होता है वो साथियों 1 मिनट के बराबर होता है ना, 1 मिनट के बराबर ही तो होता है। तो अगर ऑप्शंस में 60 सेकंड दे रखा होता तो 60 सेकंड लगा देते, लेकिन 60 सेकंड नहीं दे रखा है, इसकी जगह पर 1 मिनट दे रखा है तो 1 मिनट यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यानी कि एक संख्या में 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी साथियों? ये बात आपसे पूछी जा रही है। अगर कभी भी साथियों 2% आपको दिया जाए, 1% कमी, दूसरी प्रतिशत लाभ, या पहली प्रतिशत लाभ दूसरी प्रतिशत कमी, तो और पूछा जाए कि कुल क्या होगा? वृद्धि होगी, लाभ होगा, कमी क्या होगी? तो इसका एक ही सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100, है ना। कमी, अब इसको मान लें कमी कहा गया है साथियों तो 5 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और फिर वृद्धि हुई है तो प्लस का 5 आ जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर साथियों 5 गुणा 5 आ जाएगा, पहला माइनस का था, और बटे में 100 आ जाएगा। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25/7 आपका 100 हो जाएगा, है ना, लेकिन माइनस का आएगा ये। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो देखिए साथियों पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, है ना, अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा,
10 से 25 कैंसिल करोगे साथियों कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, यानी कि 2.25% की कमी होगी। तो 0.25% की साथियों कमी कहां पर लिखी हुई देखिए जरा, कहां पर लिखी है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आपसे घन का आयतन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको साथियों ये मालूम होना चाहिए कि घन का आयतन का यहाँ पर सूत्र क्या होता है ना। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है साथियों, 6a² होता है। क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है साथियों, 1944 दे रखा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें साथियों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तरीके से साथियों 6a² हो जाएगा। 6a² बराबर कितना है, 1944 यहाँ पर साथियों दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। घन का आयतन साथियों a³ हो जाएगा, a यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 1944 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से अगर इसको कट करें तो 6 कम 6, 6 3 18, 6 दूना 12, 6 चौक 24, यानी कि a बराबर 324 निकला। यानी कि ये किसी का स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा ये तो 18 का स्क्वायर है, यानी कि 18 गुणा 18। तो कुल मिला के a का मान कितना निकल आएगा, 18 निकल आएगा। घन का आयतन कितना होता है, a³ होता है, यानी कि आपको a 18 गुणा 18 गुणा 18 साथियों यहाँ पर करना होगा, है ना। तो 18 का क्यूब कितना होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूं, 5832 होता है। 5832 सेंटीमीटर क्यूब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो। समझ गए साथियों। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल करके m+3 m+5, क्या m+3 यहाँ पर है और m+5 है, फिर m+6 है और m+9 है और m+12 है, इसका माध्य आपको निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों माध्य बराबर क्या होता है। माध्य आप यहाँ पर कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर होता है साथियों कुल योग, यानी कि इनका जितना योग निकलेगा और साथियों उसके बाद कुल संख्या से आपको इसको भाग करा देना है। क्या आपको कुल संख्या से साथियों इसको यहाँ पर भाग करा देना है। तो इसका सबसे पहले योग आपको निकालना होगा, है ना। क्या निकालना होगा साथियों, सबसे पहले योग निकालना होगा। योग कैसे निकालेंगे, देखिए m+3 है, इन सबको जोड़ देंगे बाद में, m+5 है ना, m+6 है और m+9 है और m+12 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ दीजिए साथियों। देखिए प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, और बटे में कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार साथियों यहाँ पर m आया है, 1 2 3 4 5, 5 m आया है, यानी कि 5 है ना। और कितने नंबर्स आए हैं, एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पर 5m हो गए, और 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 24 यानी कि 23, 23 और 35 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 35 यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक काम करिए, अगर यहाँ से 5 कॉमन ले ली तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 5 कॉमन ले, 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 5 एकम 5, यानी कि सिर्फ m बचा, और 5 सत्ते 35। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों माध्य हमारे सामने कितना आया है, m+7 आया है। क्या m+7 कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। ये सवाल कहने को बहुत लंबा है ना, लेकिन है कुछ नहीं साथियों। इस सवाल में कह रहे कि शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है। यानी कि वो एक ट्रेनर हैं शारीरिक शिक्षा के, एक शिक्षक टीचर हैं शारीरिक शिक्षा के, है ना। 96 बल्ले हैं उनके पास और 180 गेंदे हैं, ये उनको बांटना चाहते हैं साथियों स्टूडेंट्स में। करके सभी खिलाड़ियों को, मतलब खिलाड़ियों को बांटना चाहते हैं। सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त होना चाहिए, इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें भी प्राप्त होनी चाहिए। उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी। कभी भी अगर आपको दो चीजें दे दी जाए, दो नंबर दे दी जाए और कहा जाए कि इनको बराबर बराबर मात्रा में स्टूडेंट्स के बीच बांटना है, यानी कि 96 और 180, उन दोनों संख्याओं का आपको HCF ज्ञात करना होगा। क्या HCF साथियों यहाँ पर आपको ज्ञात करना होगा। तो HCF ज्ञात कर लीजिए, 96 लिख लिया, 180 लिख लिया, 2 से अगर कट करें तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 45 आ जाएगा। 3 से कट करे साथियों, 3 से 21, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब देखिए ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि HCF साथियों कितना निकला,
12 निकला, मैं कहूंगा 12 ही आपका जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या 12 है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए भाई, उसके बाद देखिए साथियों एक सवाल और देख लीजिए, फिर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहे कि एक टैंक में ए और बी दो इनलेट हैं जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी को पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, एक यदि टैंक खाली हो और ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय भर जाएगा। सवाल साथियों आपकी समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया साथियों सवाल तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि कहने का मतलब साथियों ये है कि ए जो है ना किसी टैंक को 15 घंटे में भरता है, ये लिखा हो 15 घंटे देखिए, और बी जो है ना उसको 20 घंटे में भरता है। बी की अगर बात करें उसको 20 घंटे में भरता है, लेकिन एक पाइप सी है जो उसको भर नहीं रहा है बल्कि खाली कर रहा है, ये 12 घंटे में साथियों उसको खाली कर देता है। माइनस लगा लेते हैं इसको कि खाली कर रहा है। यानी कि अब हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जो कि इन तीनों नंबर से कट सके, तो वो कौन सा नंबर होगा बताइए, है ना? 120 हो जाएगा वो नंबर, है ना? 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 20 छंग 120 और 12 धाम 120 हो जाएगा। अब ये साथियों क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये है उस टैंक में टोटल पानी। ये क्या है साथियों, ये है टोटल पानी। टैंक में कितना पानी आता है? 120 लीटर पानी आता है। और ए एक घंटे में, है ना, ए एक घंटे में 8 लीटर पानी भरता है, बी एक घंटे में 6 लीटर पानी भरता है और सी एक घंटे में 10 लीटर पानी खाली कर देता है। मान लीजिए तीनों को एक साथ खोला जाए तो एक घंटे में पानी तो भर रहा है कितना, 8 6 14 लीटर, लेकिन 10 खाली कर ले रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक घंटे में, है ना, कितना 14 भरा जा रहा है, 10 खाली हो जा रहा है, तो सातों एक घंटे में 4 लीटर पानी ही तो भरा जा रहा है ना? एक घंटे में 4 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें पानी भरना हमें कितना है साथियों, पानी भरना है हमें 120। तो ये 120 कैसे बनेगा, किससे इसकी गुणा कराई जाए? देखिए जरा, 30 से गुणा कराई जाए, यानी कि 4 की 30 से गुणा कराओगे तो 120 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों इसकी भी, घंटे की भी 30 से गुणा कराएंगे, यानी कि 30 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 120 लीटर पानी भर जाएगा। तो 30 घंटे कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। सवाल बहुत शानदार था, समझ में आया आपकी? अगर समझ में आया तो साथियों लाजवाब बात है। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेंगे साथियों, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए इंग्लिश के भी आप लोग। यानी कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको साथियों गलत लग रही है बताइए। डिलीशियस, प्रोग्रेस सही है, प्रेजेंट सही, अप्रूव सही है, इसकी स्पेलिंग साथियों गलत है। डिलीशियस की स्पेलिंग तो होती है साथियों DELICIOUS, डिलीशियस, ठीक है ना? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने के हम्बल का आपको साथियों एंटोनिम्स बताना है। हम्बल का एंटोनिम्स यहाँ पर आखिर क्या हो सकता है? मॉडेस्ट होगा, बोरिंग होगा, फेयर होगा, एरोगेंट होगा। साथियों एरोगेंट हो जाएगा, एरोगेंट आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, यानी कि एट द, अच्छा यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है ना, मोस्ट प्रोवाइड ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एट द टाइम आई वाज ड्राइविंग नियर दिल्ली आई परफेक्टली फेल्ट द नीड टू स्ट्रेच माई लेग्स। तो यहाँ पर परफेक्टली आना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं, यहाँ पर सडनली आना चाहिए। सडनली आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए कह रहे कि वन हु डिसबिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसको साथियों क्या कहा जाएगा? उसको तो एथिस्ट ही कहा जाएगा। एथिस्ट आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, अपोज का आपको एंटोनिम्स बताना है। अब क्या अपोज की अगर बात करें साथियों, अपोज की अगर कहते नहीं अपोजिट, यानी कि वो मेरे विरोध में है, तो वो मेरे साथियों फैसले के साथ है, मेरे पक्ष में है, तो उसको फेवर कहा जाएगा। अपोज का एंटोनिम्स फेवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, यानी कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द इरेगुलर। इरेगुलर का साथियों, है ना, सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है इरेगुलर का, तो अनइवन हो जाएगा, अनइवन इसका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे द ह्यूज वेज लुक आउट ऑफ साइज विद द सराउंडिंग, या शेप या डिजाइन या साथियों प्लेस, बताइए। तो यहां पर साथियों प्लेस आ जाएगा, यानी कि द ह्यूज वेज लुक्स आउट ऑफ प्लेस विद द सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहे के द ओल्ड मैन हैज अर्न द रिनाउन ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स पीसफुल्ली, या रेपुटेशन या रेसिस्टेंस या साथियों रिस्टोरेशन। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? मैं कहूँगा रेपुटेशन यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वन हु
सुपरवाइजर्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ये क्वेश्चन साथियों मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आपको इसका जवाब आंसर में बताना है, कमेंट सेक्शन में साथियों बताना है कि इसका आंसर हो सकता है। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिएगा।